तो विलायक वास्तव में अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रहा है, पर अगर उसको विलयन के सापेक्ष बात करें तो विलयन के सापेक्ष वो कम मात्रा से ज्यादा मात्रा की तरफ जा रहा है, मतलब कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ जा रहा है। क्या इसमें हम कंफ्यूज तो नहीं होते? सबसे पहले इस बात को समझें कि ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। आई से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमें रियल पिक्चर समझ में आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर या कोई भी अनुसंधान गुणधर्म किस तरह से बिहेव करेगा। बिकॉज हम सोचते थे कि NaCl का एक अणु है, और जैसे ही विलयन में गया, विलयन में जाते ही वो NaCl के दो अणु बन गए। ओके, Na प्लस और Cl माइनस में डिफरेंशिएट हो गया। इसीलिए आई एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाता है। हेलो। हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है, सब कुछ ठीक। हेडिंग लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे कहते हैं परासरण दाब। देखिए, परासरण दाब क्या चीज होती है? परासरण दाब से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि परासरण क्या चीज होती है ना। ऑस्मोसिस क्या चीज है, ध्यान से सुने। जैसे मान लो अपन ने एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, ऐसा कह सकते हैं। इस कंटेनर में शुद्ध विलायक भर दिया। मतलब इसमें हमने भर दिया प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, शुद्ध विलायक इस तरीके से हमने इसमें भर दिया। फिर हमने एक ट्यूब ली, एक ट्यूब टाइप का अरेंजमेंट लिया, और उस अरेंजमेंट में अपन ने विलियन भर दिया। जैसे ऐसा एक अरेंजमेंट लिया, और हमने इसमें विलियन भर दिया। विलियन मतलब उसमें विलेय भी है प्लस विलायक भी है। और बेटा इसमें जो विलेय है ना, वो ठोस अवाष्पशील विलेय है। कैसा विलेय भरा है अपन ने इसके अंदर? ठोस अवाष्पशील विलेय। ठोस अवाष्पशील विलेय भरा है। तो इस तरह का विलेय भर के छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, यहां पर एक मेम्ब्रेन लगाई, जिस मेम्ब्रेन को अपन बोल रहे हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पे हमने लगा दी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। अब SPM को हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, है ना, इसको कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब आप बोलोगे सर अर्ध पारगम्य झिल्ली किस बला का नाम है? देखो, ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो अपने अंदर से केवल विलायक के कणों को बाहर जाने देगी। विलेय के कणों को ये अपने अंदर से जाने की परमिशन नहीं देती है। समझ गए? मतलब जैसे आपने नमक मिलाया पानी के अंदर, और अगर आप SPM लगा दोगे तो SPM से केवल कौन पास हो सकता है? पानी पास हो सकता है। नमक उसमें से पास नहीं हो पाएगा, विलेय उसमें से पास नहीं हो पाएगा, केवल उसके अंदर से विलायक ही बाहर जा सकता है। ठीक है सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। बनती कैसे है ना, कैसे बनती है? ये बनती है पर्चमेंट पेपर। इसका एग्जांपल देता हूं, पर्चमेंट पेपर इसका एग्जांपल है। एक जो
जंतुओं का ब्लैडर होता है ना, ब्लैडर समझते हो, जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है बॉडी के अंदर, ब्लैडर, वो भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो एनिमल ब्लैडर भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। और अगर आपका मन करता है कि मैं इसको घर पे बनाना चाहता हूँ, मतलब इसको लेबोरेटरी में बनाना चाहते हैं, तो फिर Cu2 FeCN6 ये मैन मेड अर्धपारगम्य झिल्ली है। Cu2 FeCN6 ये मैन मेड है। तो ये सब एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो, सारे एग्जांपल्स है ना, ये मैन मेड है। इसको मनुष्य ने बनाया है, तो ये मैन मेड है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। कोई भी चीज जो जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाती है। यहाँ भरा हुआ है विलियन, विलियन में विलेय भी है, विलायक भी है। यहाँ बाहर देखें तो यहाँ केवल विलायक है। तो विलायक की मात्रा कहाँ पर ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर बाहर ज्यादा है। विलायक की मात्रा कहाँ पर कम है, तो आप कहोगे सर अंदर कम है। तो विलायक की मात्रा जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगी, तो विलायक जो है वो ऐसे अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ऐसे विलायक अंदर जाएगा। इसको ऐसा भी बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो विलायक अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रहा है, मतलब जहां पे विलायक बहुत ज्यादा है वहां से कम की तरफ जा रहा है। पर अगर विलयन के सापेक्ष बात करें तो यहां पर विलयन की सांद्रता कम है, तो ये कम सांद्रता वाला विलयन है। तो विलयन की सांद्रता कम है, वहां से किस तरफ जा रहा है, जहां विलयन की सांद्रता ज्यादा है, ज्यादा सांद्रता वाला विलयन। भाई देखो, जहां विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी वहां पे विलेय ज्यादा होगा, विलायक कम होगा। जहां विलयन की सांद्रता कम होगी वहां पर विलायक ज्यादा होगा। तो विलायक वास्तव में अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रहा है, पर अगर उसको विलयन के सापेक्ष बात करें तो विलयन के सापेक्ष वो कम मात्रा से ज्यादा मात्रा की तरफ जा रहा है, मतलब कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ जा रहा है। क्या इसमें हम कंफ्यूज तो नहीं होते हैं कोई भी? वैसे मैं बोर्ड लेवल पे कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ, बट आपको ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हो कि विलायक अपनी अधिक मात्रा, मतलब कम सांद्रता वाला विलयन से कहाँ जाएगा, विलायक अपनी कम मात्रा, मतलब अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। कंफर्टेबल एवरीवन, समझ में आ गया? इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ये ऑस्मोसिस है। अच्छा, ऑस्मोसिस से क्या होगा, सबका ध्यान बोर्ड पे। ऑस्मोसिस से क्या होगा, अब जब यहां से विलायक ऐसे जाएगा तो धीरे 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 इसके अंदर लेवल राइज होने लग जाएगा। मान लो h हाइट तक राइज हो गया, पहले सेम लेवल पे था, फिर क्या हुआ, जैसे विलायक अंदर गया तो विलायक के अंदर जाने से लेवल अप 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 होने लग गया। मान लो h हाइट तक का जो लेवल है वो अचीव हो गया, तो यहां पर परासरण दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। ये जो h हाइट का कॉलम आया है, इस h हाइट के कॉलम का जो प्रेशर होगा उसको अपन कहेंगे परासरण दाब। अपने 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा है, रो एच जी का नाम सुना है आपने? अगर एक लिक्विड है, उसकी हाइट h है और उसका डेंसिटी अगर रो है, तो रो जी एच के बराबर होता है प्रेशर। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब बता रहा हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर ये h हाइट का कॉलम जो एक्स्ट्रा आया है, ये कितना प्रेशर लगाएगा, तो इस प्रेशर को अपन कह सकते हैं, पहली बात तो ये हाइट कितनी है h, डेंसिटी कितनी है, इसकी सांद्रता कितनी है, और g, ऐसे। और ये कोई बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं है यार। एक बात बताओ, m द्रव्यमान का वजन कितना होता है जमीन की तरफ, m द्रव्यमान का गुरुत्वीय प्रभाव कितना होता है, mg होता है। m को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान होता है, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा, सॉरी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, तो घनत्व इंटू आयतन, ये रहा। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं।
और ये प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बैठेगा, आपको डेरिवेशन वगैरह करना पड़ेगा, और एक रफ आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ कि आया वैसे ही है ये। ये प्रेशर डिफरेंस से आता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, हल्का फुल्का आइडिया मैंने आपको दिया, एग्जैक्ट डेरिवेशन उस पैटर्न में नहीं करना है। चलो बस आगे बढ़े, यहाँ तक सबको समझ में आ गया पक्का? तो हो सकता है इस पे बेस क्वेश्चन आ जाए, तो पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। पाई क्या होता है यहाँ पे, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई हो गया विलियन, लिख लो विलियन का परासरण दाब। पाई हो गया विलियन का परासरण दाब। एच क्या है, एच वो हाइट है कॉलम की, तो उसको जो उसने अचीव की है, दिखा दिया डायग्राम में। डी क्या है, डी घनत्व है, विलियन का घनत्व है। विलियन का घनत्व है ऐसे, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को परासरण दाब की एक डेफिनेशन तो ये हो गई है ना, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन है जो आप याद रखनी है। सेकंड डेफिनेशन एक और हो सकती है क्या, मैं अगर चाहता हूं कि परासरण की प्रक्रिया ना हो, मुझे परासरण की प्रक्रिया को रोकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए मुझे इस तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऐसे पिस्टन लगा करके मुझे इस तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। वो प्रेशर कितना होगा बताओ? रोजीएच का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इतना ही प्रेशर आप लगा दो, इतना ही प्रेशर, इसका प्रेशर रोजीएच, इतना ही प्रेशर आप लगा दो, ये सारा लिक्विड वापस अंदर चला जाएगा और ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जिस दाब की आवश्यकता होती है उसको परासरण दाब कहते हैं। यही सेम चीज, इसको डिफाइन करने का, इसके डेफिनेशन देने का अलग तरीका। क्या हम समझते हैं इस बात को कि अगर उतना ही एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें तो काम बन जाएगा? युवांक कोई नहीं देगा रात को? हाँ क्या हुआ, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। 2 बजे उठने के लिए किसने बोला? अच्छा आपकी जो स्लीप है ना, बीइंग एन एस्पिरेंट, आपको एक बात बता रहा हूँ, कल ही मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट का से मिला हूँ, और तुम्हें भी जल्दी मिलवा दूंगा। पर उस एस्पिरेंट की एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। उसकी मिस्टेक ये थी कि वो रात को 10 बजे पढ़ना शुरू करता था और सुबह 4 बजे तक पढ़ता था, ये सोच करके कि मैं रात को पढ़ाई करूँगा तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, सब कुछ फाइन रहेगा। इस हैबिट को कंटिन्यू किया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। नाउ ही इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। आपने माइग्रेन का नाम सुना है? माइग्रेन एक सिस्टमेटिक हेडेक होता है, और वो इतना सीवियर होता है जिसकी कोई हद नहीं है। उसका ट्रिगर पॉइंट होता है, जैसे किसी को साउंड से माइग्रेन ट्रिगर होता है, तो जैसे कोई तेज आवाज आई सर में दर्द स्टार्ट हो गया, कोई लाइट सेंसिटिव हो जाता है, लाइट देखेंगे सर में दर्द होगा, सनलाइट देखी सर में दर्द हो जाएगा, इस तरीके से। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम सोते हैं ना, तो हमारी एक रैम स्लीप होती है। रैम स्लीप का मतलब होता है ये सबसे पीसफुल स्लीप होती है, और ये होती है शुरुआत के 90 से 120 मिनट के लिए। अगर आप 10 बजे सोओगे ना, तो 10 से 12 बजे के बीच में अगर आप सो रहे हो, तो आपकी बॉडी उस स्लीप को, अगर आप सोओगे 2 घंटे के लिए, पर आपकी बॉडी में वो इफेक्टिवली 3 से 3.5 घंटे की स्लीप का काम करेगा। फिर आप 12 बजे सोते हो मान लो, तो 12 से 2 के बीच में अगर आप सोओगे, तो आप सो 2 घंटे के लिए रहे हो, बॉडी में लगभग वो 2.25 घंटे की नींद के आसपास काम करेगा। फिर आप 2 से 4 के बीच में सोओगे, तो 3:30 बजे के आसपास ना हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो हमें उठाने का काम करता है।
अब 3:30-4 के आसपास कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है ये करने के लिए कि बॉडी अब प्रिपेयर हो रही है उठने के लिए। आप उठोगे, अपनी एक्टिविटीज करोगे, आपकी पूरी बॉडी की सर्काडियन रिदम होती है एक। अब आप क्या कर रहे हो, आप अगर 2-3-4 बजे तक जग रहे हो तो आप उस पूरी रिदम की ऐसी तैसी कर रहे हो। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में सारी चीजें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, सर दर्द, पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से लीजिए। आपको वैसे भी 6 घंटे सोना है ना, तो आप 6 घंटे के लिए कैसे सोओगे? मेरे हिसाब से आप 10 बजे सो जाया करो और 4 बजे उठ जाया करो। ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है। 6 घंटे अगर आपको सोना है तो। और अगर आपका मन करता है कि सर मुझे 7 घंटे सोना है, तो 9 बजे सो जाया करो। और सोने के 2 घंटे पहले खाना खा लिया करो। कम से कम 2 घंटे पहले खाना खा लिया करो। उसके बाद में अपनी किताबों से स्टडी किया करो, बुक्स, मोबाइल बंद कर दिया करो। सोने के 2 घंटे पहले फ़ोन बंद कर दिया करो। अब सर मजबूरी है, लेक्चर देखना पड़ रहा है, वो एक अलग बात है। बाकी कोशिश किया करो कि सोने के थोड़ी देर पहले, भले ही 15 मिनट ही सही, आप बुक से पढ़ाई करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो। इस तरीके का काम किया करो सोने से पहले। और टाइमली 8 घंटे की नींद लो। इस तरीके से मत करो, बॉडी काम नहीं करेगी। गलत है, गलत है, गलत कर रहे हो आप। 6 घंटे के लिए सो, चलो ठीक है, 8 घंटे तो अपन बहुत एक्सट्रीम मानते हैं। मैंने आपको 6 घंटे का शेड्यूल दिया है वैसे। 6 आवर्स इस टाइम पे सो यार, ये सोने का बेस्ट टाइम है। सो इसके ऊपर, बॉडी दिन भर के लिए एक्टिव रहेगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं सारे टाइमिंग ट्राई कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। स्टडीज में भी कर चुका हूँ, टीचिंग में भी कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ मैं। बेस्ट टाइम है ये। इस टाइम पे सोना ही चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी नहीं बनी है रात को जग के काम करने के लिए। इफेक्ट आएगा उसका फिर, धीरे धीरे इफेक्ट आएगा। अभी तो बहुत टाइम बचा है, 6 महीने हैं। 6 महीने में अपनी बॉडी को, चलो एक बात बताओ, इस आदत से आप, आपका एग्जाम है 9:30 बजे, आपका पेपर होगा जेई का, आप सुबह 4 बजे सो रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे उसके अंदर? कर पाओगे ना? ये चीज है। सब लोग इस टाइम पे सो जाएंगे। कोशिश करो, मुश्किल होगा। कोई चैटिंग वेटिंग मत करो, चैट्स बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। 9 बजे बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया करो। ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप फोन को साइड में रख के आ जाओ। अगर एक बार माइग्रेन या इस तरह की प्रॉब्लम हो गई ना, लाइफ टाइम दुख देगी आपको, कभी ठीक नहीं होता। समझ रहे हो? फॉलो करना है इसको, ठीक है? कोशिश करना। 6 घंटे सो यार, 3-4 घंटे सोने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस देखो, आपका माइंड थका हुआ है, आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, बनेंगे नहीं आपसे। इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, इमोशनल इम्बैलेंस आएगा, एंग्जाइटी होगी, घबराहट होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, इस तरह की बातें सोचोगे। ये सब होगा उनके साथ जो कम सोते हैं। 6 घंटे बिंदास सो, फ्रेशली उठो 4 बजे, उठ करके कोई एक्टिविटी करो, जैसे कि आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, है ना? 10 मिनट के सही अपना, जो भी आपका डेली रिचुअल है, जो भी आप जिन भी भगवान को मानते हो, उनकी पूजा करो, भले आधे घंटे ही सही, 10 मिनट ही सही, ये काम करो, अपनी पढ़ाई चालू करो। ऐसा है, ठीक है? डू इट, करके देखो इसको, आप में डिफरेंस आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है? चलिए, तो पराशरण दाब ये होता है। पराशरण दाब का मतलब हो गया वो दाब जिस दाब से अपन पराशरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है कि पराशरण दाब वो दाब है जिससे हम इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो और पराशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, पराशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन की ओर, विलयन की ओर लगाए गए, विलयन की ओर लगाए गए अतिरिक्त दाब को, विलयन की ओर लगाए गए अतिरिक्त दाब को, विलयन की ओर लगाए गए अतिरिक्त दाब को पराशरण दाब कहते हैं।
तो ये भी एक डेफिनेशन है जो परासरण दाब में फिट बैठती है। अच्छा, परासरण दाब का एक सिंपल सा फंडा भी है कि परासरण दाब पाई जो है वो दो चीजों के समानुपाती होता है। एक तो विलयन के सांद्रता के एक दिए गए तापमान पर, दिए गए तापमान पर दिए गए तापमान पर विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। दिए गए तापमान पर विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ से C के समानुपाती, T के समानुपाती, कांस्टेंट आता है R, ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT। ये आपने बोर्ड लेवल पे भी इस फॉर्मूले को पढ़ा होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। इस फॉर्मूले में एक काम और कर सकते हैं अपन, अगर अपन वॉन-टॉफ गुणांक के हिसाब से देखें तो वॉन-टॉफ फैक्टर से ये फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, पाई इज इक्वल टू ICRT। वॉन-टॉफ गुणांक से इस फॉर्मूले को आप कर सकते हो पाई CRT। R की वैल्यू 0.0821 ले सकते हैं ऐसे, तो R की जो वैल्यू है उसको आप 0.0821 ले सकते हैं। यूनिट किसकी होती है? लीटर एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स यूनिट। ठीक है, और कुछ बताने लायक है? T तापमान है, तापमान को केल्विन में ले सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। C सांद्रता है विलयन की, C विलयन की सांद्रता है, लिखा था मैंने कहीं पे। ऐसे करते हैं, ये कहानी है बेटा। तो बेसिक बेसिक फंडा है, सबको याद रखना जरूरी है। आर की यूनिट वैसे लीटर में, लीटर एटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये काफ़ी सही है। मतलब पॉइंट अगर एटमॉस्फेरिक में वैल्यू दे रखी है तो ये ठीक है, 0.0821। कभी कभी 8.314 भी यूज़ करते हैं ना, या फिर इसकी वैल्यू 8.314 भी हो सकती है, वो जब जूल में दे रखा हो, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ऐसे हो ना, तो फिर 8.314 भी यूज़ कर सकते हैं। और 1.12 बोल लेते हैं कभी कभी, है ना, 1.12 भी बोल लेते हैं, ऐसा है। 0.0821 को कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपन 1.12 भी बोल लेते हैं। तो आर की वैल्यूज के बारे में हमेशा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, सार्वत्रिक गैस नियतांक नाम जो है ना इसका, सार्वत्रिक गैस नियतांक इसका। डन, चलो लिख लो। चलो अब देखो, फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू ICRT, इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो इसके जो भी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं एक बार समझ लेते हैं। ICRT, सबसे पहले इस बात को समझें कि ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। आई से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमें रियल पिक्चर समझ में आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर या कोई भी अनुषंगिक गुणधर्म किस तरह से बिहेव करेगा। बिकॉज हम सोचते थे कि NaCl का एक अणु है, और जैसे ही विलयन में गया, विलयन में जाते ही वो NaCl के दो अणु बन गए, ओके, Na प्लस और Cl माइनस में डिफ्रेंशिएट हो गया। इसीलिए आई एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाता है। तो चलो कैप्सूल बना के लिखो।
ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब पाई इज इक्वल टू ICRT में वॉन-थॉफ गुणांक I की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो विलयन में एक से अधिक अपन ने विलय मिला रखे हैं, तो फिर फॉर्मूला कैसा बनता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मिला रखा हो, दो मिला रखे हो, तीन मिला रखे हो, बहुत सारे मिला रखे हो, तो आप फॉर्मूला ऐसे यूज कर लोगे I1C1 प्लस I2C2 प्लस ऐसे चलता रहेगा मल्टीप्लाई बाय R/T। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अच्छा, मान लो हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो, जैसे बहुत सारे मिला रखे हैं अपने अंदर और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो और टोटल आयतन दे रखा हो, तो फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो तो I1 × N1 प्लस I2 × N2 और टोटल आयतन दे रखा हो तो V से भाग लगा देंगे इंटू R/T। तो ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो हमें सवाल में दिए होंगे। अब मैं इसमें बेसिक क्वेश्चन आपको कराता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। और है फिर अपन सवाल करेंगे। जैसे मान लो सेम प्रकृति के अपन ने लिए हैं दो विलयन, जैसे एक है इसके लिए π1V1 है, दूसरे के लिए π2V2 है। सेम प्रकृति का मतलब क्या है? I सेम है। जैसे मान लो आपने यूरिया और ग्लूकोज को मिक्स किया, ऐसा सेम प्रकृति का मतलब समझ गया ना, दोनों के लिए I सेम है, आपने यूरिया ग्लूकोज को मिक्स किया तो इन दोनों का पाई आएगा मिक्स पाई, पाई इफेक्टिव बोल सकते हो, या पाई फाइनल जो आएगा वो होगा π1V1 प्लस π2V2 अपॉन π1 प्लस π2। ये भी आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, और याद रखना ये सेम प्रकृति की होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए तब ये फॉर्मूला यूज होगा। अब एक सवाल लगाते हैं अपन। एक 100 ml विलियन का एक 100 ml विलियन का परासरण दाब ज्ञात करें जिसमें 0.2 मोलर CH3COH एवं
0.1 मोलर NaCl है और अल्फा फॉर CH3COH ये रखा है 0.2। बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से सवाल करना और ये सबसे बनना चाहिए। करो। सोच रहे हो अभी भी? आ गया मन? क्या आंसर आया? ठीक है, गुड। 11 कितनों का और आया है? 11 पे कितने बच्चे हैं और? दिवांश अनमना कुछ नहीं। कोई बात नहीं। अरे इसके क्वेश्चंस कर रहे हो ना तुम लोग, डीपीपीस वगैरह सॉल्व कर रहे हो ना? सवाल तो लगा रहे हो, बन रहे हैं? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो क्लासरूम एग्जाम्पल्स, इसमें मैं ज़्यादा जज नहीं करता किसी को। चलो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा सा हिंट देता हूँ। फॉर्मूला लगेगा I1C1 प्लस I2C2 इंटू RT। I1 I2 के बारे में सोचो। I1 के लिए अलग से फॉर्मूला लगेगा। देखो ये दे रखा है CH3COH। CH3COH पानी में है, तो CH3COH पानी में जाकर के टूटेगा तो दो आयन देगा, CH3C माइनस और H प्लस। तो उसके लिए n की वैल्यू 2 होगी। फिर कल वाला फॉर्मूला लगाओगे आप I वाला, क्या था, 1 प्लस n माइनस वन इंटू एल्फा। वहां से I निकलेगा, वो I1 होगा। ऐसे I2 निकलेगा। C1 C2 दे रखा है सवाल में। R आपको पता है, R को 1/12 रख लो। टेम्परेचर आपको दे रखा है। बात खत्म। करो ट्राई। स्पिरिट लेके आओ अपने अंदर सवाल करने की, यार क्या कर रहे हो? मैं एक बार, इसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सवाल करवाने वाला हूँ, ये तुमसे बनना चाहिए था। चलिए, तो टोटल पाई निकालना है, तो पाई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा I1C1 इंटू R इंटू टी। इस फॉर्मूले को सिस्टमेटिकली यूज करेंगे। अच्छा, पहले अपन CH3COH के बारे में सोचते हैं। तो CH3COH पानी में जाकर के किस में टूटेगा? CH3C माइनस प्लस H प्लस। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, निकालनी पड़ेगी, नहीं दे रखी है, ठीक है, 0.2, बढ़िया। एन की वैल्यू कितनी हो गई, एक से दो मिल रहे हैं, तो एन की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या आपको आई की वैल्यू का फॉर्मूला याद है जो कल की क्लास में पढ़ाया गया था? 1 + n - 1 इंटू एल्फा। 1 + n है 2 - 1 इंटू 0.2। ये कितना आ गया आपके पास? 1.2। तो आपके पास आई की वैल्यू आ गई 1.2। डन है। अच्छा, सेकंड क्या था? NaCl। NaCl सबको पता है। NaCl तो 100% आयनों में टूटता है। तो मैंने बताया था ना, 100% आयनों में टूटता है, तो आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं? बाद में कितने आयन हुए, पहले कितने थे, बाद में कितने मोल हो गए, पहले कितने थे, सिंपल 2। तो चलो I1 कितना है, I1 आया 1.2। C1 कितना है, इसकी सहायता है 0.2। बहुत बढ़िया। प्लस I2 कितना है, 0.1। इसकी सहायता कितनी है, इसका, सॉरी, I2 कितना है, 2। इसकी सहायता कितनी है, 0.1 इंटू आर। आर की जगह आ गया 1/12 इंटू तापमान 300 केल्विन। तापमान 300 केल्विन आप ले सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, यू कैन डू इट। अच्छा, आगे बढ़े। कितना आ रहा है ये? अपन ने अल्फा 0.24
प्लस 0.2 इंटू 300/12 0.44 इंटू 100/4 ना, तो ये आ गया 100 से कट गया, आ गया 11 आंसर। दैट्स इट। हाँ, इसमें यूनिट क्या लेंगे, एटमॉस्फेरिक आएगी यूनिट। क्यों? ओके, आर की वैल्यू अपने एटमॉस्फेरिक में रखी है, तो यूनिट इसके एटमॉस्फेरिक आएगी। ऐसे ही सवाल करना था, कुछ कुछ मिलती जुलती अप्रोच लगाई थी हमने। ऐसे बच्चे कितने हैं। अप्रोच जब सही लगा रहे हो तो सवाल का आंसर भी तो सही निकालो ना यार, फिर ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सवाल करने की कोशिश किया करो, भटक जाओगे और कुछ नहीं। चलो अच्छा सवाल देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है ना ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखो, 200 ml 0.1 मोलर BaCl2 100 ml 0.1 मोलर H2SO 7 लाया गया है। आर के पदों में अंतिम विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है। करो, शुरू हो जाओ। ट्राई टू कैलकुलेट। रिएक्शन करवानी पड़ेगी इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है। I1 V1 वाला नहीं लगेगा इसमें, ये रिएक्शन करेंगे आपस में। और पाई इज इक्वल टू CRT का फॉर्मूला समझते हो क्या, या पूरा प्योर समझना पड़ेगा। सी की जगह लिख सकते हैं मोल अपॉन आयतन। तो यहां पर सी मतलब क्या है, मोलर था, तो मोल अपॉन आयतन लिख सकते हैं। ये जो है ना, ये है मोल जो प्रेजेंट है। जितने भी मोल टोटल प्रेजेंट है ना, वो सारे I/N होते हैं। बस ये मैंने एक बहुत बड़ा कैप्सूल दिया है आपको इस सवाल को करने के लिए, या किसी भी सवाल को करने के लिए। ये तो वो आयतन है जिसके अंदर सारे I/N का मतलब होता है मोल जितने भी प्रेजेंट है, क्योंकि जब आप I से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि वहां जितने भी मोल हैं वो सारे आपको काउंट करने पड़ेंगे। ये सवाल प्योर केमिस्ट्री से होगा, फॉर्मूला ये लगेगा। चलिए बॉस, चालू हो जाइए। ये सवाल एडवांस लेवल तक मान सकते हो आप, मतलब एडवांस में भी ऐसा सवाल आ सकता है। ऑप्शन दे दूंगा इसके। चलो, 4 ऑप्शन लो, मजे करो, निकालो आंसर।
बना सवाल? नहीं बना? अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं कराता हूँ। सबसे पहले सोचते हैं रिएक्शन कैसे होगी। देखो, BaCl2 अभिक्रिया करेगा H2SO4 से। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। क्या यही अभिक्रिया होने वाली है? क्या हम इस अभिक्रिया में इतनी सी बात समझ सकते हैं क्या? ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड होता है, पीपीटी होता है, जमीन में जाके बैठ जाएगा, और ये एक्वस है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अणुसंख्य गुणधर्म विलयन का गुण है। अणुसंख्य गुणधर्म किसका गुण है? विलयन का गुण है। विलयन के अंदर जितने कण हैं उनका गुण है। क्या BaSO4 को अपन काउंट करेंगे क्या अणुसंख्य गुणधर्म के लिए? क्या पीपीटी को काउंट करते हैं क्या? यस और नो? कल की क्लास में सिखा दिया था सर, नहीं करते हैं। तो ये पीपीटी मतलब अवक्षेप को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में काउंट नहीं करते हैं। तो अवक्षेप को किसी भी हालत में, कोशिश भी मत करना, कोई सेंस नहीं है, इसको अपन काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये आयन जाएगा ही नहीं विलियन में, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा, अब आयन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो Ba2+ आयन अभिक्रिया किया। हाँ, एक और बात पहले ही बताओ, इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग एजेंट कौन है पता लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं तो पता लगाना पड़ेगा। पहले इसको आयन की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर पता लगा लेंगे, एक ही बात है वो तो। चलो आयन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इससे बनेगा Be2+, 2Cl-, 2H+, SO4 2-, BaSO4 को हटा दो, 2H+ प्लस 2Cl-। ठीक है, साथ में लिख लो, बाद में हटा देना। चलो, कौन कौन कैंसिल हो जाएगा? 2H+ हट गया, Cl- हट गया। नेट इक्वेशन क्या आ रही है? नेट इक्वेशन ये आ रही है। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अच्छा, अब मुझे बताओ Ba2+ कहां से आ रहा है? Ba2+ वास्तव में कहां से आ रहा है ये बताओ। Ba2+ कहां से आ रहा है? टेल मी, Ba2+ कहां से आ रहा है, बता सकते हो? BaCl2 से आ रहा है। तो BaCl2 से कितना Ba2+ आएगा? BaCl2 के मोल कितने हैं? 200 इंटू 0.1, मतलब BaCl2 के 20 मिलीमोल है। यहां से ध्यान देना, पूरी मोल कॉन्सेप्ट काम में आएगा। M इंटू वी, तो मोल कितने हैं? 20 मिलीमोल है। अगर BaCl2 के 20 मिलीमोल हैं, अगर BaCl2 के 20 मिलीमोल हैं, तो Cl2 के मिलीमोल कितने हुए? 40। एक BaCl2 से एक Ba मिलेगा और 2 Cl मिलेंगे। तो अगर 20 मिलीमोल BaCl2 है, तो Ba2+ होगा 20 मिलीमोल, और साथ में Cl- कितना होगा? 40 मिलीमोल। 40 मिली। हेलो एवरीवन, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट SO4? चेक करो, SO4 कितना है? H2SO4 से आ रहा है 0.1 इंटू 100 इंटू 0.1, 10 मिलीमोल। तो H2SO4 में SO4 के हैं 10 मिलीमोल। देखो ना, H के मिलीमोल होंगे डबल और SO4 के होंगे 10, तो SO4 के हैं 10 मिलीमोल, और H+ के कितने हैं? 20 मिलीमोल। H+ के कितने हैं? 20 मिलीमोल।
H प्लस के कितने हैं 20 मिलीमोल, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे, ये तीनों इक्वेशन एक ही हैं, 20 मिलीमोल, समझ में आया। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 10 मिलीमोल, तो H2SO4 के 10 मिलीमोल है, तो उसमें से SO4 निकलेगा 10 और H निकलेगा डबल 20 मिलीमोल। ठीक है दोस्तों, यहां तक मस्त एकदम। अच्छा, कौन है लिमिटिंग एजेंट, कौन पहले खत्म होगा? इसके एक को अभिक्रिया करने के लिए इसका एक चाहिए, तो इसके 20 के लिए इसका 20 चाहिए, तो 10 है, तो ये लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, ये LR हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो Ba2 प्लस कितना हो जाएगा, ये 20 में से 10 मिलीमोल खत्म हो जाएगा, तो 10 मिलीमोल बचेगा। BaSO4 कितना बनेगा, 10 मिलीमोल बनेगा। इससे हमें क्या मतलब, बोलो ना उसको, काम तो आएगा नहीं वैसे भी। अच्छा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू एन अपॉन वी आर टी, वास्तव में ये है क्या, ये टोटल मोल ही तो है। आई इंटू एन का मतलब क्या है, लास्ट में विलियन में जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स हैं वही तो है। ये क्या है, लास्ट में विलेय के प्रभावी मोल, यही तो है। लास्ट में विलेय के कितने प्रभावी मोल बचे, ये वही तो चीज है, और क्या है, बताओ कितने कितने मोल है, टेल मी। सर 40 तो है Cl माइनस, प्लस H प्लस कितना है, तो H प्लस है 20, वेरी गुड, प्लस Ba2 प्लस कितना है सर, ये है 10, प्लस SO4 कितना है, SO4 तो है ही नहीं सर, खत्म हो गया 0, डिवाइड बाय विलियन का कुल आयतन कितना है, दोनों को मिक्स कर दिया ना, तो इसका 200 ml, इसका 100 ml, विलियन का कुल आयतन हो गया 300 ml, मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, तापमान के, जब तापमान नहीं दे रखा हो तो उसको T ही लिखना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये कितना आ रहा है 70/300 इंटू RT, आ गया 7/30 RT, T आएगा सवाल में, ये ऑप्शन सही। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम तो इसके आसपास भी नहीं थे, तो तुम्हारे ये T से क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे आंसर पे। तुम थे क्या अमन, तुम थे, चलो बढ़िया। तुमने क्या अप्रोच फॉलो की थी बताओ। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ मतलब वही ना, कि ये SO4 जो था, देखो ये 10 मिलीमोल SO4 कहाँ से, देखो हर तरह से कर सकते हैं, ये 10 मिलीमोल SO यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो BaCl2 कितना है, BaCl2 में Ba के मोल कितने हैं, तो Ba के मोल हैं 20 मिलीमोल, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो मैं एक और तरीके से बताता हूँ, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, सब लोग बोर्ड पे देखें, यहाँ पे इसके मोल हैं टोटल, Ba के मोल हैं 20 मिलीमोल, Cl2 के मोल हैं 40 मिलीमोल, तो 20 मिलीमोल में से 10 चले गए इसमें, SO4 के, SO4 के कितने थे 10, SO4 के 10 मिलीमोल के 10 इसमें चले गए, पर अब ये मोल काउंट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो ठोस में चले गए, तो इसके 10 मिलीमोल वेस्ट हो गए, इसके 10 मिलीमोल वेस्ट हो गए, इसके SO4 के 10 मिलीमोल वेस्ट हो गए, तो अब क्या क्या बचा, Cl2 के 40 मिलीमोल ऐसे कैसे यहाँ पे आ गए, तो आयन में Cl2 के 40 मिलीमोल रहेंगे रहेंगे, H प्लस के अगर इसके 10 थे तो H प्लस के 20 थे, H प्लस के 20 ऐसे कैसे आ गए, तो H प्लस के 20 मिलीमोल ऐसे कैसे रहेंगे, BaCl2 के 20 में से SO4 के 10 ने क्रिया करी, तो 10 Ba के बच गए, तो यही तो बचे, ऐसे भी समझ लो यार, जरूरी नहीं है कि तुम इसको ऐसे ब्रेक करो फिर ऐसे ब्रेक करो, ऐसे वो तो मैं तुम्हें आसान समझाने के हिसाब से किया था, बट लॉजिक इतना सही था कि यहाँ पे Ba के जो 10 मिलीमोल खर्च हुए और यहाँ पे SO4 के जो 10 खर्च हुए, उन्होंने मिलकर के BaSO4 बनाया जिसका कोई काउंटिंग नहीं होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, बस इतना सही सवाल था। तो क्या सेकंड अप्रोच जो मैंने बताया वो समझ में आ गई, कैसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि ऐसे नीचे तक आना है, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट पे कमांड करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो वापस एक बार समझा देता हूँ,
इसके 20, इसके मिलीमोल कितने हैं? इसके हैं 20 मिलीमोल। अगर 20 मिलीमोल में से बी ए है 20 और Cl है 40, Cl ऐसे कैसा यहाँ पहुंच गया 40 का 40, ठीक है। H2SO4 में SO4 के मोल हैं 10 मिलीमोल, तो 10 मिलीमोल से Ba के 10 ही तो क्रिया करेंगे, तो SO4 पूरा खत्म हो जाएगा, Ba 10 बच जाएगा, तो Ba बच गया 10, ठीक है। SO4 और Ba ने मिलकर के बना लिया BaSO4। अब जो BaSO4 है ना, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आयन के रूप में दिखाई नहीं देगा, तो इसको गायब कर दो। अब यहां से अगर SO4 के 10 खत्म हुए थे तो H2 के खत्म होंगे 20, ये H2 यहाँ पे आ गया H प्लस के रूप में, ये H2 यहाँ पे H प्लस के रूप में आयन के रूप में आ गया, कितना, ये 20 था तो यहाँ पे 20 के रूप में आ गया। तो टोटल आयन कितने बने अब, H के 20, Cl के 40 और ये जो Ba के बचे हुए थे 10। ये समझना और मुश्किल था, इसलिए इसको आयनों में तोड़ करके अपन ने ऐसे समझने की कोशिश, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे समझो, बट समझना तो पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब एक शानदार सवाल दे रहा हूं, ये सवाल सब कुछ टेस्ट कर लेगा, तुमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, ठीक है, करो। इसमें IC कर लेना, ICIN कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है ना।
बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं ना? पॉसिबल है कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन को अपन सही बोले, तो मल्टीपल करेक्ट भी इसमें हो सकता है। बेटा ए ऑप्शन कितनों का सही है? बी, सी, डी। देखो, सबसे पहला काम आपको जो करना चाहिए था ना, वो आईसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ना आईसी सबसे बड़ा मार्कर है। देखो, आईसी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आई इंटू सी बताता है नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल बताते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बताता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होगी। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर सी है। सबसे पहली बात, आई इंटू सी करते हैं। इसके लिए आई निकालते हैं। जब तक दे ना रखा हो आप अल्फा को 100% मानोगे, तो इसमें भी 100%, अल्फा इसमें भी 100% मानना पड़ेगा अपन को। चलिए करते हैं। तो एक NaCl कितने आयनों में टूटेगा? 2 में। तो आई की वैल्यू हो गई 2, सी की वैल्यू हो गई 0.1, तो इसके लिए आईसी कितना आ रहा है? 0.2, एक फैक्टर। आईसी वाला फंडा समझ में आ गया? आई इंटू सी जितना ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ मोल होंगे, उतने नंबर ऑफ मोल होंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो बेस्ट पैरामीटर है चेक करने का। ग्लूकोज के लिए आई इंटू सी, आई ग्लूकोज के लिए 1 होता है, क्योंकि ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो ग्लूकोज ही रहता है, वो ना टूटता है ना जुड़ता है। ठीक है, सी कितना है? 0.1। अच्छे अच्छे सवाल है बेटा ये सारे। 0.1। अच्छा, इसके लिए 0.1, आई कितना होगा? K4 से बनेंगे 4K प्लस, और FeCN6 एक बनेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा? एक्चुअल में फॉर्मूला ये लगाया था, पर जब तक दे ना रखा हो ना तो अल्फा को 1 लेते हैं। अल्फा 1 होगा तो ये वैल्यू n के बराबर आ जाएगी, मतलब एक से बन रहे हैं 5, ये हो जाएगा 5.5। आई इंटू सी सबको समझ में आ गया? सबको मतलब सबको, है ना? आई इंटू सबको आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा, पाई का बढ़ता घन परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? परासरण दाब आईसी के समानुपाती होता है। तो जिसका आईसी सबसे ज्यादा उसका परासरण दाब सबसे ज्यादा। व्हाट डू यू थिंक? जिसका आईसी सबसे ज्यादा उसका परासरण दाब सबसे ज्यादा। तो ठीक है, आईसी सबसे कम, परासरण दाब सबसे कम। इन तीनों में आईसी सबसे कम किसका है? सेकंड का। तो परासरण दाब सबसे कम किसका होना चाहिए? सेकंड का, है ना? पर यहाँ पे फर्स्ट का सबसे कम दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन समझ में आ गया सबको? फर्स्ट ऑप्शन सबको समझ में आ गया है कि गलत कैसे हुआ? सेकंड पे चलते हैं। वाष्प दाब का बढ़ता क्रम। अच्छा, इन तीनों में जिसके लिए आईसी का मान सबसे ज्यादा, देखो आईसी ज्यादा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। तो यहां पे ध्यान से देखें, इन सब में आईसी का मान सबसे ज्यादा 0.5 है, तो 0.5 के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, मतलब वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो थर्ड का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सही है। उसके बाद उससे कम किसका है? फर्स्ट का। बिल्कुल सही, उससे कम इसका होगा। और सबसे कम आईसी किसका? इसका, तो इसका होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्री करते हैं सब बच्चे? यही तो खेल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या वाष्प दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी? वाष्प दाब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी। वाष्प दाब में अवनमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। वाष्प दाब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी। वाष्प दाब में कमी प्रारंभिक के सापेक्ष, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। आईसी ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी ज्यादा होगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी होगी, मतलब इसका वाष्प दाब सबसे कम होगा। और यहां पे वो वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो 3 का वाष्प दाब तो सबसे कम आएगा। इसमें सबसे ज्यादा बता रखा है, ये भी गलत है। बेटा फिर से वही बात बोलूंगा, ढंग से पढ़ा करो। वाष्प दाब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है।
कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो वाष्प दाब ज्यादा, गलत बात है ये। वाष्प दाब में कमी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, याद करो। तो अगर आईसी ज्यादा होगा तो वाष्प दाब में कमी ज्यादा होगी। वाष्प दाब में कमी ज्यादा होने का मतलब है वाष्प दाब ज्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका कम होगा? थर्ड का। ये थर्ड के वाष्प दाब का लेवल होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा कम किसी का होगा तो फर्स्ट का होगा। उसके बाद सबसे कम किसी का होगा तो वो सेकंड का होगा। ये वाष्प दाब में कमी है। अब कमी के हिसाब से आपने अरेंज कर लिया। अब बताओ सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका? सेकंड का, फर्स्ट का, थर्ड का। तो थर्ड में कमी सबसे ज्यादा होगी, वाष्प दाब सबसे कम होगा। अरे समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? कम सोने वाले बच्चों को भी आ रहा है समझ में? नींद आ रही है? आज टाइम पे सो जाना। अच्छा, ये है विलियन का हिमांक। अच्छा, वाष्प दाब में कमी जितनी ज्यादा होगी, सॉरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा आएगी, तो हिमांक में कमी सबसे ज्यादा किसके लिए आएगी? हिमांक में कमी सबसे ज्यादा किसके लिए आएगी? हिमांक सबसे कम किसका होगा? थर्ड का। ये सही है, क्योंकि हिमांक में कमी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और वो कमी पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा सेकंड की, उससे फर्स्ट फिर सेकंड। ये सबसे सही है। विलियन के क्वथनांक का बढ़ता क्रम। अच्छा, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? इसके लिए होगा। तो थर्ड के लिए क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। यहां पे थर्ड के लिए सबसे कम बता रखा है, ये भी गलत है। इस तरीके से आपका ये सवाल होगा ना। आई होप कि ये सवाल आपको पसंद आए। ये बहुत ही शानदार सवाल है। डन, फिनिश्ड। ये रिवाइज करके जरूर जाइएगा। अब हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इस चैप्टर का, जो कोई और टॉपिक नहीं है, जिससे आज तक कोई सवाल आया नहीं है, आगे भी उम्मीद करते नहीं आएगा, पर हमारा फर्ज बनता है तो हम करा रहे हैं। हेडिंग लगाएं आपने, अघुलनशील द्रवीय मिश्रण। अघुलनशील अघुलनशील द्रवीय मिश्रण, इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर। इमिसिबल अघुलनशील लिक्विड मिक्सचर। ध्यान से सुनना। क्या आपने कुछ अघुलनशील लिक्विड मिक्सचर के एग्जाम्पल दे सकते हो? ऐसे कोई मिश्रण जो बिल्कुल मिक्स नहीं होते। देखो, वाटर है, पानी है, पानी में आप डाल दो बेंजीन। बेंजीन पानी के अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता। आप पानी में डाल दो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन भी एक तरह से पानी में मिक्स नहीं होगा। ये सिंबल जो देख रहे हो ना, ये सिंबल बेंजीन का होता है, तो पीएच का सिंबल है, फिनाइल का सिंबल है ये। तो क्लोरोबेंजीन इसका एग्जाम्पल है। तो बेंजीन में पानी में बेंजीन नहीं घुलेगा, क्लोरोबेंजीन नहीं घुलेगा, एक नाइट्रोबेंजीन भी नहीं घुलता। इस पे सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम बता रहे हैं कि आपने और एक एग्जांपल सोच सकते हो। मरकरी पानी में नहीं घुलेगा, है ना, वाटर प्लस मरकरी। अब बात को समझना, जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, पानी के अंदर मिलाते हैं, दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, पानी एक उसमें से हो सकता है। मान लेते हैं ए का वाष्प दाब था पीए नॉट, बी का वाष्प दाब था पीबी नॉट। ये दोनों इमिसिबल है, मतलब एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। जब ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं, सुनना ध्यान से, जब ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो विलयन बनेगा क्या? जब विलयन बनेगा ही नहीं तो राउल्ट का नियम उस तरीके से लगेगा क्या? नहीं ना। लगाने की कोशिश भी करोगे तो जब आप मिलियन में इनको मिलाओगे तो एक्स ए भी 1 होगा और एक्स बी भी 1 होगा। जब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो ही नहीं रहे हैं तो ए अपने आप में पी ए नॉट था, बी अपने आप में पी बी नॉट था, मिक्स करने के बाद भी जो टोटल प्रेशर आएगा उसमें 1 होगा पी ए नॉट,
टू होगा पीवी नॉट। इसमें वो पी ए नॉट एक्स वन प्लस पी ए नॉट एक्स पी लगा के देख भी लोगे तो एक्स से भी बनाएगा एक्स भी बनाएगा, क्योंकि मिक्स ही नहीं हुए ना। जब विलियन बनेगा तो हम बोलेंगे ना किसी एक का मोल अंश उसका मोल डिवाइड बाय विलियन का टोटल मोल। जब विलियन बना ही नहीं तो ए का मोल ए अपने आप में अकेला है, उसका मोल अंश 1 है, बी भी अपने आप में अकेला है, उसका मोल अंश 1 है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स ही नहीं हो रहे। तो एक्स ए बी 1 एक्स बी भी 1 और टोटल प्रेशर क्या आएगा पी ए नॉट प्लस पी। ये काम की बात है जब अपन दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना, आपने ए को लिया, ए कितने पे कितना प्रेशर डाल रहा है पी ए नॉट, ठीक। उस पी ए नॉट को वाष्प दाब के बराबर ले जाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेहनत करनी पड़ेगी, उसका क्वथनांक आएगा। बी अपने आप में अलग पड़ा हुआ है, बी को आपने लिया, बी का वाष्प दाब उसको लेकर जाएंगे वायुमंडलीय दाब के बराबर, एक सर्टेन मेहनत करनी पड़ेगी, उसका क्वथनांक आएगा। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो क्वथनांक पहले का पहला जैसा रहेगा या चेंज हो जाएगा, मतलब मिश्रण का क्वथनांक बदलेगा या सेम रहेगा। कितने कहते हैं सेम रहेगा, कितने कहते हैं बदलेगा। यही तुम मात खा गए। देखो ये ए था, इसका प्रेशर था पी ए नॉट, तो पी ए नॉट को वाष्प दाब के बराबर ले जाने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, मान लेते हैं। ये था बी, ये था पी बी नॉट, पी बी नॉट मान लो यहाँ कहीं था, इसको वाष्प दाब के बराबर ले जाने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। इनको मिक्स कर दिया, इमिसिबल लिक्विड है दोनों, बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहे, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहे, कोशिश कर लो मिक्स करने के, नहीं हो रहे। इसलिए ए का अभी भी वाष्प दाब पी ए नॉट आ रहा है, बी का अभी भी वाष्प दाब पी बी नॉट आ रहा है, परंतु अब मिक्सचर का वाष्प दाब कितना आएगा, ये पी मिक्सचर हो गया, तो मिक्सचर का वाष्प दाब तो ये आ गया ना, मिक्सचर का वाष्प दाब तो बढ़ गया ना, तो उस मिक्सचर का वाष्प दाब बढ़ने से दोनों को वायुमंडलीय दाब के बराबर जाने में आसानी होगी। तो कोई अघुलनशील मिश्रण को आप कम तापमान पर उबाल सकते हो उनके खुद के बॉइलिंग पॉइंट से, उनके खुद के क्वथनांक से कम तापमान पर उबाला जा सकता है। बात समझ में आई। हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर होना होता है उबलने के लिए, वो वाष्प दाब किसी का भी हो। जब ये एक साथ है तो इन दोनों का वाष्प दाब उस कंटेनर में जितना है, जब वो वाष्प दाब वायुमंडलीय के बराबर हो जाएगा दोनों उबलना स्टार्ट कर देंगे, तो दोनों जो है वो कम तापमान पे उबल जाएंगे, दोनों को आसानी होगी फटाफट उबलने में, है ना। तो लिख सकते हैं कि ऐसे इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर अपने बॉइलिंग पॉइंट से, लिख लो फटाफट साथ साथ, अपने बॉइलिंग पॉइंट से, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर उबलते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर उबलते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। तो फिर इसको स्टीम मतलब इसको भाप आसवन कहते हैं, है ना। तो फिर भाप आसवन कहते हैं, इसको स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो फिर आप इनको स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हो, ऐसे लोगों का इन सब का आप स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हो, उनके खुद के पर्सनल बॉइलिंग पॉइंट है ना, उससे कम पे ये लोग उबलना स्टार्ट कर देते हैं। देख लो फटाफट। और आईयूपीएससी अभी उतना कंपलसरी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो 10-15 मिनट रोज, है ना। पहले ये सारे सवाल लगाने हैं, डीपीपी एक्स्ट्रा शीट एक्स्ट्रा प्रॉब्लम वो सब हो जाती है उसके बाद में। चलो अब थोड़ा फॉर्मूला वन पे बात कर ले, एक सवाल लगा लेंगे इसका। देखो अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने क्या किया, आपने दो इमिसिबल द्रवों को आपस में मिक्स कर दिया, इसमें टू इमिसिबल लिक्विड है,
आपने दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया, पहला वाला उड़ा अपने मजे से, दूसरा वाला उड़ा अपने मजे से, दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है, दोनों अपने हिसाब से उड़ रहे हैं, ठीक है। कैसे उड़े सर? ये तो ऐसे इमिसिबल है तो ऐसे लेयर रहेगी एक के ऊपर एक, ये भी दिमाग में आ सकता है। हमने उसको जोर से हिला दिया, स्टिर कर दिया उसको, तो जोर से हिलाने के बाद क्या होगा, ऊपर ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, तो दोनों इंडिविजुअली उड़ रहे हैं, एक दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं ए का वाष्प बन रही है वाई ए और बी की वाष्प बन रही है वाई बी। ए की वाष्प बन रही है वाई ए, बी की वाष्प बन रही है वाई बी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाई ए अपॉन वाई बी बराबर पी ए नॉट अपॉन पी बी। तो सर इसको रट लें? हाँ रट लो। वाई ए क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी, डब्ल्यू, हाँ ऐसे आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मूल अंश है ना वो तो, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बराबर पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट। ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से जो सवाल आप चाहोगे, जैसे सवाल आप चाहोगे, सारे बन जाएंगे। दैट्स इट। ये इमिसिबल लिक्विड के लिए फॉर्मूला होता है और किसी के लिए नहीं, केवल इमिसिबल लिक्विड के लिए फॉर्मूला आपको लगाना है। अच्छा, तो क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि वैसे भी वन है ना, दोनों दोनों अपने आप में इंडिविजुअल हैं, तो दोनों के लिए आप फिर इंडिविजुअल मोल्स यूज कर सकते हो। इसका कोई डेरिवेशन है क्या? बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आपने क्या पढ़ रखा है, वाई ए इंटू टोटल प्रेशर बराबर एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ये तो पढ़ रखा है। ऐसे वाई बी इंटू टोटल प्रेशर बराबर एक्स बी इंटू पी बी नॉट, यही तो पढ़ रखा है। तो एक्स ए एक्स बी तो वन है, तो दोनों इंडिविजुअल है अलग अलग, तो एक्स ए एक्स बी वन है, अब डिवाइड करा दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी कंसेप्चुअल ही है। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, वो सवाल निपटा लो इसके साथ साथ। हालांकि इस टॉपिक के आने के चांस 1.0001% है, बट फिर भी आपको आना चाहिए। इन केस आ जाए फिर क्या करोगे? आजकल वैसे भी कुछ भी होता है ना एग्जाम में। C6H5 NO2 तथा H2O का भाप आसवन एक एटमॉस्फेरिक दाब पर किया गया यदि जल का वाष्प दाब 720 टॉर, तब C6H5NO2 का भार प्रति ग्राम जल में तब आसव में तब आसव में C6H5NO2 का भार प्रति ग्राम जल में, याद करें। ये सवाल आपको ऐसे करना है। निपटाओ भाई। सॉल्व करो।
ऊपर फॉर्मूला है, नीचे सवाल है। टॉर में कन्वर्ट करना हो ना तो 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 टॉर, इफ यू नीड। बता दूं मैं? देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है यार, आपको समझ में आना चाहिए देखते ही। अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों इमिसिबल लिक्विड है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए थे, ये इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, वो लिखा है ऊपर, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी बराबर, सॉरी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बराबर पी ए नॉट अपॉन पी बी। सबका ध्यान बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे। बस मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा वैल्यूज, केवल वैल्यूज पुट करूंगा और सवाल ऐसे बन जाएगा। देखो टोटल इनका प्रेशर आ रहा है 1 एटमॉस्फेरिक 760 टॉर। 760 टॉर में से मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। तो 760 टॉर में से जल का दे रखा है 720, तो फिर बी का कितना हुआ, पी बी नॉट, जल का दे रखा है 720, तो पी ए नॉट कितना हुआ, 1 एटमॉस्फेरिक हो गया 760, उसमें से 720 माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ गया। इतना ही तो करना था, 727, हाँ इतना ही तो करना था, इतनी सी चीज करनी, ठीक है। चलो ये आ गया 40 अपॉन जल का कितना है नीचे 720, तो डब्ल्यू भी करें, डब्ल्यू ए हमें HC6H5NO2 का भार तो निकालना है, तो W ऑफ C6H5NO2 तो कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय इसका मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट आप अपने हिसाब से कर लेना, 12×72, 72+77, नाइट्रोजन का 14, 16 दूनी 32, जोड़ लेना अपने हिसाब से ना, तो इसका आ जाएगा डिवाइड बाय, अच्छा WB जल का कितना ग्राम है, जल का कितना ग्राम है, जल के कितने ग्राम है दे रखे हैं क्या सवाल में, देखना जल के कितने ग्राम है, पूछा हूं तुम लोगों से, नहीं दे रखे हैं गधों। C6H5 का भार प्रति ग्राम जल, प्रति ग्राम जल में चेक करना है, एक दे तो रखा था, जल का अनुभार 18, बस इसके अलावा सब दे रखा था सवाल में। केमिस्ट्री में हिडन इंफॉर्मेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। 1 ग्राम जल लिख के नहीं दिया भाई ने, प्रति ग्राम जल लिख तो दिया था, इसलिए केमिस्ट्री के सवाल गलत होते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री के सवालों में हिडन इंफॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाते कि क्या कहना चाहता है वो एग्जाम। यू मस्ट डू इट यार, सबको ध्यान से करना चाहिए। समझ में आ गया? आने के चांस बहुत कम है, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है कि इसमें सवाल आए, बट आ जाता है तो आपको पढ़ना चाहिए। ये हमने पूरा विलियन नाम का चैप्टर खत्म कर दिया, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, कैप्सूल बुक पूरी सॉल्व कर लेना, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लेना, ढंग से इस चैप्टर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, ढंग से इसके सवाल लगा के रखना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इससे सवाल आ जाए तो एकदम फेस पे स्माइल आ जाती है कि यार सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का सवाल आ गया, मजा आ जाएगा, अब तो हो ही जाएगा हमसे, और हो ही जाता है। छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, धीरे धीरे केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे ना तो और स्ट्रांग होती जाओगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे, थोड़ा केटीजी पढ़ लोगे, मोल्स कॉन्सेप्ट के सवाल और लगा लेना थोड़े बहुत, तो धीरे 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 एक पिक्चर बनती जाती है दिमाग में कि हाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। और सवाल लगाओ, आसान सवाल होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से क्लासरूम एग्जाम्पल्स को रिवाइज करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, तो अपने रजिस्टर में आज बैठ करके अच्छे से जो बचा है आपका काम उसको फिनिश कर लेना। अब हम केमिस्ट्री में अगला चैप्टर परसों से स्टार्ट करेंगे, कल हम रे ऑफ प्रेस कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री में अगला चैप्टर मैं अभी सोचूंगा आज की कौन सा लेना है, माइट भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले सकते हैं, देखूंगा थर्मो का कितना क्या बैठ रहा है, उसके हिसाब से करें। क्लियर? चलो, और 4 जुलाई को वी आर प्लानिंग समथिंग। उस प्लानिंग के 2 मेन हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि वो बच्चे जिनको थोड़ा रिवीजन चाहिए, में आप भी हो सकते हो, कि हमें कुछ रिवीजन टाइप का चाहिए जो चैप्टर्स हो गए हैं उनका। दूसरा वो बच्चे जो अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं किए। तीसरा बोर्ड के बच्चे, तो आपके आसपास कोई बोर्ड के बच्चे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बीइंग अ सीनियर आप उनको गाइड कर सकते हो। हम उनके लिए भी कुछ नया प्लान कर रहे हैं, बट रिवीजन पे रिले करना आप जैसे बच्चों के लिए ठीक नहीं है।
आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब आपको सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। हाँ, किसी का कुछ बैकलॉग वगैरह है तो बात अलग, ठीक है? टाइम निकाल के सवालों की प्रैक्टिस करो। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मेरा रोल केवल 10% है, 90% रोल आपके सवालों की प्रैक्टिस का है। आज आपका ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे सवाल कर लो। देखो कितने अच्छे-अच्छे सवाल बनते हैं। मैंने आपको बस सिखाया है, दिखाया है कि हाँ, ऐसे सवाल बनते हैं केमिस्ट्री में। ये पाई बराबर सीआरटी के फॉर्मूले में ये नहीं बोलेंगे कि सी दे दिया, पाई आर दे दिया, टी दे दिया, पाई निकाल लो। ऐसे सवाल नहीं आते हैं जेईई मेन में। बहुत लॉजिकल सवाल बनते हैं और इन सभी सवालों में कोई कैलकुलेशन नहीं होती। ना उसने आर कैलकुलेट करवाया, ना उसने टी कैलकुलेट करवाया, उसने लिख के दे दिया। उसको बस ये चाहिए था कि बच्चा समझ पा रहा है कि कहाँ से आयन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। बच्चे की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। आजकल वो केमिस्ट्री के एग्जाम में मैथ्स चेक नहीं करते, फिजिक्स के एग्जाम में मैथ्स चेक नहीं करते, वो मैथ्स के एग्जाम में मैथ्स बहुत अच्छे से चेक करते हैं। जेईई मेन में मैथ्स के एग्जाम में मैथ्स बहुत अच्छे से चेक होती है। तो उनको जरूरत नहीं है फालतू फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स चेक करने की, यहाँ वो आपकी केमिस्ट्री चेक करना चाहते हैं। वर्क हार्ड, आसान चैप्टर्स को करवा रहा हूँ, उनको छोड़ना नहीं है। और आशा बैच के बच्चे, ये तुम्हारा सिलेक्शन का हथियार है। सिलेक्शन तुम्हारा इसी से होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके पास ताज़ा ताज़ा पड़े हुए हैं। तुरंत इनको सवाल लगा करके खत्म करो, बोर्ड भी खत्म, जेई भी खत्म। और 11 तो हम कर ही रहे हैं, काम तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है? पक्का?